नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के एक ऐसे ऑफिसर हैं जो बहुत शांत हैं, बहुत अपने बारे में बात करना भी, ख़ासतौर से अपने निजी जीवन के बारे में बात करना उन्हें बहुत पसंद इस मायने में नहीं है कि वो अपनी निजता के लिए प्रतिबद्ध जान पड़ते हैं, जो निश्चित तौर पर सबका अधिकार है। लेकिन उनकी कॉम्पिटेंसी, उनका कैलिबर वो हमेशा बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, चाहे वो भारतीय पुलिस सेवा में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो या समाज के किसी भी फील्ड में हो, वो अपने काम से ज़्यादा अपने बारे में परिचय देते हैं बजाय खुद बोलकर या बहुत चर्चा में रहकर। तो जिन पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इसी मिजाज के एक भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1995 बैच है उनका। और अगर मैं बात करूं तो कई ज़िलों में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी निभाई है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं योगेश देशमुख जी, 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं और उस जर्नी की तरफ लौटते हैं जब योगेश जी 20 साल के रहे और प्लान कर रहे थे कि करियर में क्या करना है। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि वो दौर कैसा था, क्योंकि आपके फादर भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, वो भी सर्विसेज से रहे, आईएफएस रहे। तो थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपके अर्ली डेज जब आप एक स्टूडेंट के तौर पर अपने करियर को शेप अप करने के बारे में सोच रहे थे। शरद जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि संभवतः मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से नहीं गुजरा जी। आई बीन वन ऑफ द लकी फ्यू जिनका जीवन जनरली एक ठीक ठाक परवरिश में कोई बहुत ज़्यादा अभाव की कभी महसूस नहीं हुआ जी। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन दिया, हॉस्टल्स में पढ़ाया। फिर हॉस्टल में रायपुर में राजकुमार कॉलेज से पढ़ने के बाद मैं आया दिल्ली। दिल्ली में मैंने हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया और बीएससी ज्वाइन किया। बीएससी भी मैंने इसलिए लिया, यद्यपि मेरा सिलेक्शन क्लास 12 के बाद प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था उस समय जी। इंजीनियरिंग में मेरा हो गया था, फिर भी मैंने एक बीएससी वहाँ जाके ज्वाइन किया। उद्देश्य उस समय ये था, फादर को देखता था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है, तो मुझे भी लगता था कि बहुत अच्छी सर्विस है और मुझे भी उसमें जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ जाके बीएससी की और उसके बाद फिर मैं एलएलबी किया मैंने और फिर सिविल सर्विसेज दिया। जहाँ तक आकांक्षा की बात है, हर युवा की तरह मेरे में भी तरह तरह के ड्रीम्स उस समय आया करते थे जी। कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में बचपन में नेचुरली विभिन्न तरह की ग्रुप्स होते हैं, माहौल होता है। तो कभी ऐसा लगता था कि क्यों ना मूवी डायरेक्टर बन जाया जाए। तो चलता रहता था। लेकिन मेरे पेरेंट्स इवन मुझे बाहर तक के भेजने के लिए तैयार थे, विदेश। लेकिन उनका कहना यही था कि तुमको अल्टीमेटली आके सिविल सर्विसेज ही देना है। तो सारे धीरे धीरे नैरो डाउन होता गया अप्रोच। और चूँकि एक ही लक्ष्य था कि सिविल सर्विसेज देना है और अपना योगदान देना है, तो देते गए, कारवां चलता गया, यहाँ पहुँच गए। वाह वाह। ये आपका सपना कब बना? क्योंकि जैसा आपने कहा कि नैरो डाउन होता गया कई बार, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कोई विश जो शायद हमारे पेरेंट्स की होती है या हमारे दोस्त की होती है या सोसाइटी की होती है, लेकिन हम देखते हैं कि कब वो हमारी विश हो जाती है हमें पता नहीं चलता। ऐसा आपके साथ भी हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, शुरू से ही चूँकि फादर मेरे सर्विसेज में थे, तो वो सर्विस वाला माहौल शुरू से रहा। तो उन्हीं बच्चों में पले बढ़े, उसी कॉलोनीज़ में पले बढ़े, तो सर्विस की ओर ओरिएंटेशन काफ़ी ज़्यादा था। जब मैं कॉलेज में था तो बीच बीच में हम लोग अपना ऑरेंज ऑर्चर्ड हुआ करता था, जाके मैं कभी कभी खेती भी कर लिया करता था। अरे वाह जी। तो उस समय जब संतरे निकल के आते थे तो उसका बेचने का अपना एक अलग आनंद हुआ करता था कि आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। और तो कभी कभी लगता था कि क्यों ना कुछ व्यापार जगत में अपना करियर बनाया जाए। लेकिन अल्टीमेटली जिस माहौल में हम लोग वहाँ पे पढ़ते थे दिल्ली में, नॉर्मली उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच में थे जहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारियाँ हुआ करती थी। और एक तरीके से आप कहें कि मोटिवेशन, जब कुछ समय तो यूँ ही
अल्लड़पन में निकल गया, कुछ इतना रियलाइज़ नहीं हुआ कि अपने लिए बहुत कुछ करना भी है। पढ़ते गए, पता ही नहीं लगा कब कब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं आया। लेकिन जब इमीडिएट सर्कल में आपके साथ में पढ़ने वाले जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो अचानक से आपके दिमाग में घंटी बजती है जी। सभी के साथ होता होगा। तो मेरे पीर ग्रुप में भी मेरे एक अभिन्न मित्र बचपन के, उनका सिलेक्शन हुआ मुझसे पहले हुआ। तब मुझे लगा अरे ये तो टाइम आ गया लगता है अब सेटल होने का। तो फिर मैं काफ़ी सारे मित्रों से अलग हुआ। दिल्ली में मैंने बहुत दूरस्थ इलाके में अपने लिए एक कमरा ढूंढा। क्या बात है। और अपना कॉन्टैक्ट्स ऑलमोस्ट सभी मित्रों से मैंने कम किया। और इसको कहते हैं एक है तो तप ही, कोई शंका नहीं है। और ऑलमोस्ट कपल ऑफ ईयर्स 2 इयर्स के लिए वनवास टाइप मैंने जीवन यापन किया और केवल मैंने अध्ययन किया। और यही जिद थी कि जब करना है तो करना है और अगर मेहनत करेंगे तो होगा क्यों नहीं। तो उसी दौरान ये सब चलता है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संभवतः यही है। जी। ये जो एक बड़ा दिलचस्प है ये जो आपने हमें बात बताई कि एक वन फाइन मॉर्निंग आप उठते हैं तो आपको लगता है कि अब ज़िंदगी को बदलना है। जैसे आपने कहा कि दिल्ली के एक दूर दराज इलाके में आपने एक कमरा चुना जी। और इसलिए कि मुझे अकेले रहना है। यही जीवन का मुझे लगता है एक टर्निंग पॉइंट है। इस कार्यक्रम को बहुत सारे युवा देखते हैं योगेश जी, और वो हमसे जानना चाहते हैं कि आखिर सफलता का मंत्र क्या है। सफलता का कोई मंत्र नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि एक संकल्प आपके भीतर, एक बीज जो फूटता है वो वृक्ष कैसे बने, ये इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे उनसे कि इसी तरह की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें, आप एक फैसला कर लें और आपको कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। निश्चित। देखिए इसमें कोई शंका नहीं है। जब मैं भी मेहनत करता था, मैं एक आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा माने कि लगता था कि थोड़ा सा अगर आशीर्वाद मिल जाए किसी संत का, महात्मा का, ईश्वर का, तो शायद अपना सिलेक्शन हो जाए। ऐसे ही मैं भी पहली बार जब मैं, हालांकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट मेरा जब सिलेक्शन हुआ, पहला अटेम्प्ट मैंने करीब 15 दिन की पढ़ाई की होगी। और ओवर कॉन्फिडेंस में था मैं कि ये तो क्या है, तो बड़ा आसान होना चाहिए। और उसके बाद पहुंच गए अपने संत के पास, उनसे कहा कि महाराज आप आशीर्वाद दीजिए मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मुझे अच्छी खासी डांट पड़ी। और उन्होंने कहा कि आप मेहनत करिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। वो मेरे को शायद दिल में, दिमाग में छू गई मेरी बात। और ये बात सत्य है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो सैक्रिफाइसेस तो मस्ट है। ये अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख की तरह आप उसमें लक्ष्य बनाएंगे, बिना सैक्रिफाइसेस के संभव नहीं है। आपको तरह तरह के प्रलोभन आपके मन में आएंगे, तरह तरह के आपको डिस्टर्बेंसेस मन में आएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एडवांस्ड है, व्हाट्सएप में बच्चे बिना अपने मोबाइल फ़ोन्स के रह नहीं पाते हैं। फिर भी अभी भी आज की तारीख में भी जो बच्चे सफल होते हैं, आप कई बार उनसे सुनेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखा, डिटैच किया। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्य में अगर जाना है तो लक्ष्य के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उसमें आपको कंप्लीट अपने आप को सरेंडर कर देना होगा। जैसे ही आपका माइंड भटकता गया, आप अपने लक्ष्य से उतना दूर होते जाएंगे। एक व्यक्तित्व में आपके ठहराव है योगेश जी। आपने एक बात कही, उससे मैं ये सिरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, जब आप किसी गुरु से जुड़ते हैं, जब आप जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आप उस धर्म को पढ़ते हैं, रिलीजन की बेहतरीन पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो एक ठहराव मन में आता ही। व्यग्रता आपको हमेशा लक्ष्य से दूर करती है। अर्जुन व्यग्र हुए थे महाभारत में, कृष्ण उनके गुरु थे, मित्र थे, उन्होंने कहा व्यग्र मत हो, शांत रहो। अगर वो शांत ना होते तो शायद महाभारत का क्या नतीजा होता पता नहीं। ये शांति आपके व्यक्तित्व में, आप उस आश्रम से जुड़े, जिन गुरु जी से जुड़े, क्या ये उसकी देन है या आप गिफ्टेड मानते हैं इसको, परिवार में रही, लिगेसी रही, या आप स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि ये आपके भीतर रही? सब है, सब आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। वाह। मैं बचपन से ही, मैं पैदाइश के समय से ही जो एक मॉरल्स एंड वैल्यूज़ पेरेंट्स डालना जो होता है बच्चों में,
वो निरंतर डालते रहे। और आप मुझे तो याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहा करते थे, विशेषकर मेरी माँ, कि हो सकता है आगे चल के सभी आशीर्वाद देते हैं, बहुत बड़े बनो, बहुत धनी बनो, बड़े सुखी रहो, हो सकता है तुम भी जाके बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ कल को। लेकिन माँ को गर्व उस दिन होगा जिस दिन सब ये कहेंगे कि ये लड़का राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए खड़ा है और अपना योगदान दे रहा है। उस दिन मेरा सर गर्व से ऊंचा होगा। हेड्स ऑफ। वाह। तो यही मेरे फादर की सीख थी और यही मदर की। उसी माहौल में हम पले बढ़े। और यद्यपि इस आश्रम से मैं जुड़ा हूँ तो मेरे माँ बाप की वजह से ही मैं जुड़ा। और स्पिरिचुअलिटी तो हर एक व्यक्ति में होनी ही चाहिए। और चूँकि मैं उस माहौल में था तो जाना आना लगा रहा। और कभी भी मैजिकल चीज़ों के प्रति यद्यपि बचपन से वो रहता है उमंग की कुछ चमत्कार हो जाए जीवन में, तो हमें तो उससे कहा गया कि नहीं, आप अपना लक्ष्य चुनिए, मेहनत करिए, अच्छी सोच रखिए, प्रकृति ने जो देना है वो देगा, चमत्कार के चक्कर में आप न रहें। वाह। तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप में इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। वेरी ट्रू सर, आई डू एग्री। मतलब हमको तो यही बताया जाता था कि हो सकता है कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आप सब बन जाएं। अब मानव कब बनेंगे आप? जब मानव बन जाएंगे तो वही एक आपके जीवन की सफलता। और जी 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 बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। एक छोटा सा अनुभव अपना भी शेयर करता हूँ आपके साथ कि हम सिंहस्थ में थे, उज्जैन में। वहाँ एक संत जिनका आश्रम बिल्कुल खाली रहता था, कोई भीड़ नहीं। तो एक पत्रकार के नाते मैंने उनसे पूछ लिया, पत्रकारों की कुछ आदत भी होती है, मैंने कहा आपके आश्रम में न पोलिटिशियन है, न ब्यूरोक्रेसी है, न जजेस हैं, कैसा खाली क्यों पड़ा है? तो उन्होंने कहा तुम ये सब देखने आए हो या मुझसे बात करने आए हो? मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है क्योंकि आप लोगों के पास बहुत बड़े लोग आते हैं। उन्होंने कहा वो छोड़ो। फिर मैंने उनसे पूछा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा तुम जब रात को सोते हो तो वो बिस्तर कैसा होता है? साफ सुथरा, क्लीन, तभी नींद आती है। तो उन्होंने कहा मन तुम्हारा साफ होगा तो ईश्वर से कनेक्ट हो गए और कोई रास्ता नहीं, नो मिरेकल कोई। जब मुझे इसलिए ये बात याद आ गई और मुझे वो संत बहुत अच्छे लगे और मैं उनके संपर्क में रहता हूँ। मैं एक और चीज़ इसमें एक अनुभव में किसी बैठा था, शायद कोई मुझे सुना रहा था। तो ऐसी किसी संत के सामने एक व्यक्ति कहे और बाबा आप हमारे पे कुछ कृपा करें और हमें वश में करने वाला जो मंत्र होता वशीकरण, वशीकरण, वशीभूत करने वाला मंत्र दे दें और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। आप जो कहेंगे मैं प्रसाद चढ़ाने को तैयार हूँ। आए एक दिन उन्होंने बोला तो कुछ नहीं कहे, बैठ के चले गए। दूसरे दिन आए, दूसरे बार फिर से रिपीट किया उन्होंने कि मुझे साहब हमें वो वशीकरण आप मंत्र सिखा दें। कई दिनों तक आता रहा, कहता रहा, कोई जवाब नहीं मिला। तो एक दिन फाइनली आए, शायद अच्छे मूड में रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि एक ही शब्द कहा, मीठा बोलो। वाह, क्या बात। बस तो आप मीठा बोलिए, वही आपका वशीकरण मंत्र है। वाह। और आप महसूस करेंगे आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने कहा इसमें कोई इससे ना इत्तेफाकी नहीं रख सकता है। जब सपना पूरा हुआ योगेश जी, और वो पहला दिन था जब आप देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में से एक जी भारतीय पुलिस सेवा में और हैदराबाद पुलिस एकेडमी में जाना हुआ, तो वो अनुभव किस तरह का था? और जब आपने एक प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर अपनी पहली जिम्मेदारी निभाई, तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मिल जाती है तो हम मूल्यांकन करते हैं कि अब व्यक्तित्व कैसा है, मैं इसके साथ तालमेल बिठा पा रहा हूँ, कदम ताल कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ, या फिर कई बार ऐसा भी लगता है कि उधर चला जाता तो ज़्यादा बेहतर था। वो किस तरह की अनुभूति थी आपकी? देखिए, ये जो सिविल सर्विसेज जो भी बच्चा देता है और जब रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में अपना नाम देखता है तो मेरे ख्याल से उसकी खुशी 7वें आसमान पे होती है। निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर। आपके ही पीयर ग्रुप में, आपके ही आसपास के लोगों में आपके प्रति देखने के जो आपके प्रति जो उनका जो रवैया होता है वही बदल जाता है। आप गुजरते हैं तो आसपास के सारे स्टूडेंट्स चर्चा करने लग जाते हैं, इनका सिलेक्शन हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया। और फिर समाज में और माँ बाप की खुशी और वो सब तो अलग चीज़ है। तो मैं भी खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, निस्संदेह बहुत खुश हुआ। और मुझे लगा कि बड़ा नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स यूनिफॉर्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास करना पड़ा। हो सकता है कि मैं उस माहौल में था, सिविल सर्विसेज के माहौल में था, तो शायद उतना ट्रांजिशन डिफ़िकल्टी नहीं हुआ।
और वर्दी पहने प्राइड आया, बहुत प्राइड महसूस हुआ और वो प्राइड आज तक कंटिन्यू करता है, शायद बढ़ भी गया है। वाह वाह वाह। कोई ऐसा वाकया आपको याद आता हो जो जिसने आपको भी भीतर तक बहुत छुआ और आपको भी लगा कि हाँ समाज में कुछ चीज़ें बदलनी भी चाहिए या बदलती हैं, या फिर आपको लगा कि पुलिसिंग एक बहुत बड़ा मीडियम है लोगों की तकलीफ दूर करने का? देखिए, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये जो भी व्यवस्था है और पुलिस पूरे राष्ट्र में एक मैनेजमेंट में एक छोटा सा अपना योगदान दे रही है, ये व्यवस्था अल्टीमेटली है आम जनता के लिए। और जितने भी हम पुलिस में या अन्य विभागों में सरकार की तरफ से काम करते हैं, अल्टीमेटली कर रहे हैं क्योंकि जनता ने आपको यहाँ पे बैठाकर खुद के एक मैनेजमेंट का मौका दिया है। पुलिस आइसोलेशन में काम न कर इस भावना के साथ काम करे कि अल्टीमेटली हमारी ही जनता है, हमें उनकी सुख दुख में उनका साथ देना है। तो इसी तौर पे मैं मानता हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग अपने आप में कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उनके साथ काम करना सबसे अच्छी बात है। और लास्ट खंडवा में जब एसपी हुआ करता था तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उस समय वहाँ पे गणेश विसर्जन के दौरान 25 वर्षों से डेटा देखा गया तो हर वर्ष जुलूस में तनाव उत्पन्न होता था। तो थोड़ा सा अध्ययन किया, फिर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को अपील की बिटवीन 16 to 24 कि हर वो युवक, हर वो युवती जो अपने आप को हर भेदभाव से दूर समझता हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, रिलीजियस भेदभाव हो, प्रांत का भेदभाव हो, वो हमारे साथ जुड़े। और एक यंग इंडियन ब्रिगेड सोशल ग्रुप के नाम पे हमने एक संस्था बनाई। हजारों की संख्या में बच्चे आए, बहुत उत्साहित रहे, उनको हमने ट्रेन किया, बड़े बुजुर्गों को साथ में लिया। तो उस समय उस माहौल को जब तनाव उत्पन्न होता था, उसी विसर्जनों के दौरान वही बच्चे जो आम तौर पे उधम मचाया करते थे, वही हमारे साथ मिलके कल उन्हीं जुलूसों को आराम से निकाल के ले जाते गए। बड़े बुजुर्ग इन्वॉल्व होते गए। तो वो यंग इंडियन ब्रिगेड अपने आप में इतनी अच्छी संस्था बनी। फिर वो उस शहर की सफाई भी कर रहे हैं, पुलिस का भी साथ दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि उस समय कि ऐसा ही राष्ट्र तैयार होना चाहिए जहाँ पे नागरिक अपना कर्तव्य समझे। सर, जीवन का एक बड़ा अहम पड़ाव होता है जब आप विवाह में प्रवेश करते हैं, और ये बड़ा ही अहम पड़ाव है। और शायद इसी में प्रवेश करके आप एक एफिनिटी लेवल को समझते हैं कि किसी के साथ रहना, जीवन भर रहना क्या होता है, और चीज़ों को छोड़ना और किसी की चीज़ों को अपनाना, ये भी आप सीखते हैं। आप इस पवित्र गठबंधन को विवाह के किस रूप में देखते हैं, और इसकी दीर्घगामी, इसकी सफलता के लिए आपको क्या लगता है कि मंत्र क्या हो सकता है? जब पुलिस फोर्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रॉ सिविल सोसाइटी के अंग होने के बाद आप पुलिस फोर्स में आते हैं, आप एकेडमी जाते हैं, वहाँ से ऑफिसर आपको बनाया जाता है। जी। ऐसे ही विवाह है। जब आप की अर्धांगिनी आपके साथ जीवन में आती हैं तो आपके ऐसे ऐसे पहलुओं का डेवलपमेंट होता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप में करुणा, आप वहाँ पे पता नहीं लगता कब आप उस चीज़ को सीखने लग जाते हैं या देखने लग जाते हैं या एहसास करने लग जाते हैं। आपकी सहनशीलता, कई बार पता ही नहीं लगता कि कब इतने सहनशील हो गए। तो जीवन के इतने सारे पहलुओं का डेवलपमेंट आफ्टर मैरिज होता है, और मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सुंदर चीज़ है। और मैं खुद अपने इसमें महसूस करता हूँ कि इतना एक दूसरे का अगर सामंजस्य है तो जीवन में जो व्यवहारिक जीवन में जो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं वो बढ़ जाती हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी जो जीवन संगिनी है वो भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं मध्य प्रदेश कैडर की। तो घर का जो एक प्रबंधन था, मुझे लगता है एक जॉइंट फैमिली में आप रहे हैं, तो जाहिर है ग्रैंड पेरेंट्स की मौजूदगी बच्चों के लिए तो अमृत है। तो वो परिदृश्य और वो स्थितियाँ आपके यहाँ रही होंगी, लेकिन फिर भी आप दोनों अपनी व्यस्तता के बीच में किस तरह से एक प्रीशियस टाइम आपस में बांटते थे? यही मैंने कहा ना कि आपसी सामंजस्य इसका मूल मंत्र है। और
ऑफ कोर्स वी हैव बीन लकी कि हम लोग की पोस्टिंग्स नॉर्मली या तो साथ रही या आसपास रही, और जब भी मौका मिलता है तो बच्चों के साथ यू आइदर गो आउट ट्रैवल, या साथ में अगर शाम को कोशिश करते हैं कि सभी साथ में बैठ के साथ में खाना खाएं, जिससे कि अपना सबको हो। तो यस, चैलेंजेस रहते हैं, समय की अभाव रहता है, लेकिन अगेन इट इज़ डिपेंडेंट। आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, और कभी मैं ज़्यादा व्यस्त रहूँगा तो वो बहुत सारा काम संभाल लेंगे, या वो ज़्यादा व्यस्त होंगे तो बहुत सारा काम मैं संभाल लूँगा। कभी कभी ऐसा वक्त आया भी है। तो अल्टीमेटली अगर दोनों आपसी सामंजस्य में चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। मैं सर आपसे जब से बात कर रहा हूँ तब से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को कि एक ठहराव है। ये क्या कुछ मेडिटेशन आप करते हैं, या मैं देखता हूँ एक काउंसलर भी आपके भीतर है, समाज पर आपकी बहुत गहरी दृष्टि है, आपने देखा है, और मुझे लगता है कि आप एक बहुत अच्छे काउंसलर के तौर पर भी आप अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। और ये बहुत, क्योंकि आप जब रुकते हैं तभी आप कुछ बोल पाते हैं, जब आप ठहरे हुए हैं तभी आप किसी को कुछ बता पाते हैं कि आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। इसका कंट्रीब्यूशन फिर उन्हीं सारी चीज़ों को आप देंगे, परिवार, अध्यात्म, संस्कार। मैं मेडिटेट भी करता हूँ, और चूँकि मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं वन ऑफ द लकी वन जिसको शुरू से ही काफ़ी सारा गाइडेंस मिलता रहा, और जीवन को एक यू पासिंग थ्रू अ टाइम फेज, एक समय के थ्रू आप गुजर रहे हैं। तो अपने से पहले कितने बड़े बड़े योद्धा आए, नाम कमाने वाले निकल गए, आज याद कोई नहीं करता, आने वाले समय भी ऐसा होगा ना मुझे कोई याद करेगा। लेकिन मैं अपने आप के लिए आंसरेबल हूँ, और मेडिटेशन में करता हूँ, और मुझे लगता है कि जिस दिन आँख बंद होगी तो उस दिन उस सेटिस्फैक्शन के साथ आँख बंद हो कि सब कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मंशा थी कुछ करने की, जितना कुछ कर पाए वो अच्छा है। तो क्या बात है, यही विचार रहता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त है सर। और ये थॉट मुझे लगता है कि ये आसान नहीं है, और ये आपके भीतर से जो निकला है, ये आपकी संस्कार यात्रा है और आपकी अध्यात्म यात्रा भी बेहिचक है। हॉबीज़ आपकी क्या क्या हैं? कितना, मुझे लगता है आपकी भाषा में देख रहा हूँ तो हिंदी बड़ी सधी हुई है, जबकि आप मराठी भाषी हैं, मातृभाषा आपकी मराठी है, लेकिन बहुत सधी हुई हिंदी है। तो क्या हिंदी साहित्य से आपका अच्छा साबका रहा? यस, स्पिरिचुअल बुक्स बहुत सारी पढ़ी हैं और मध्य प्रदेश में मेरे फादर रहे काफ़ी समय, और मेरा एजुकेशन भी मोस्टली हिंदी बेल्ट में रहा है, तो इसलिए भाषा का उतनी कभी कोई दिक्कत आई नहीं। और जहाँ तक ठहराव की बात है वो आई एम थैंकफुल टू गॉड। जी जी, कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल के साथ। किस तरह आने वाले जीवन को देखते हैं, जो और बड़ी चुनौतियों के साथ आपके सामने होगा? आपकी सेवा में बड़े दायित्व आपकी तरफ हैं, आईजी को छोटा मोटा दायित्व अपने आप में नहीं है, आगे और बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। देखिए, एज यू ग्रो इन लाइफ, एज यू ग्रो इन सर्विस, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तो जीवन के नए नए पहलू आपके सामने आते हैं। आपका रोल भी काफ़ी बदलता है। एज एसपी जो मैं काम करता था, एज आईजी में वो काम नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक पल अगर किसी के आंसू पहुँच पाए और वो मौका मुझे हमें मिले तो आई बी इंडेटेड टू गॉड। अच्छा लगता है मुझे व्यक्तिगत तौर पे महसूस होता है कि जो अपना ये देश है, अभी मैं दुनिया की बात नहीं करता, यद्यपि मैं ये भी मानता हूँ कि बाउंड्रीज़ नहीं होनी चाहिए देशों के बीच में, परंतु वो बहुत बड़ा सेपरेट इशू है। आज भी लोग राह देख रहे हैं ऐसे लीडरशिप का, चाहे जिस भी फील्ड में हो, जहाँ उनका रोज़मर्रा का जीवन आसान कोई कर पाए, उनकी छोटी छोटी समस्याएं सुन पाए। वर्तमान व्यवस्थाओं ऐसी हैं जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है, तो कहीं अगर मैं इस सब में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी दे पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस, आई लाइक टू सी पीपल हैप्पी, आई लाइक टू सी पीपल स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। अपनी खुशियाँ खुद खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और कोई अगर दुखी है तो ऐसा लगता है कि उसका जीवन कैसे सरल कर दिया जाए। इस ओर अगर कहीं मैं कंट्रीब्यूट कर पाया तो मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा। इस सवाल के साथ खत्म कर रहा हूँ बातचीत को। कई बार योगेश जी बड़ी झुंझलाहट तब होती है जब हमारा फ़लसफ़ा क्लियर है,
लेकिन तंत्र का, सिस्टम का या हमारे आसपास जो लोग हैं वो उसको उस नज़रिए से नहीं देखते। शायद हम चाहते हैं लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हम उनकी शिकायतें दूर करें। इससे भी कई बार एक झुंझलाहट पैदा होती है। आजकल हम देखते हैं सड़क पर चलते हुए रोड रेज एक नया शब्द आया। इतना गुस्सा है कि आप किसी को पीट पीट के मार डालते हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन है आपके भीतर। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह मनोचिकित्सक यही कहते हैं कि मन की बात पूरी नहीं होती। ऐसे में अगर सिस्टम हमारा साथ नहीं देता है, कई बार किन्हीं कारणों से, उसकी व्यवस्था भी हो सकती है, ऐसे में आप क्या देखते हैं? एकला चलो रे की बात तो हमने खूब सुनी है, आसान नहीं है अकेले चलना। जी बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन ये आपका चॉइस है कि इन समस्याओं को लेकर आप थक हार के बैठ जाएं। और यही तो ब्यूटी है कि जितना कठिन घोड़ा है चढ़ने के लिए, उसको टेम करके घोड़ा आप घुड़सवारी करें, उतना ही आनंद है। व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसीलिए तो लोगों को इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है। यस, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, डिफ़िकल्ट माहौल है, यही तो चैलेंज और यही तो ब्यूटी है, और इसका उतना ही आनंद है। प्रयास करने में और मेरे रिएक्शन में चेंज नहीं आना चाहिए उसमें। अगर मैं आया तो मुझ में कमजोरी है। तो जितना आप एक्सपेक्टेशन बाहर से मत रखिए जी, आप जो कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन पर फोकस करिए जी जी, और इससे कोई कुंठा मत पालिए कि आसपास सिस्टम या लोग, सीनियर्स, जूनियर्स, उनका नज़रिया क्या है। बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सो मच। आपकी एक शानदार सेवा, उसके अभी ढेर सारे साल और बाकी हैं, और मध्य प्रदेश को एक काबिल, एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर इस तरह से सर्व करते रहें, जिनका एक बहुत मानवतावादी नज़रिया है। फिर बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ये थे योगेश देशमुख जी, जो 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के। सरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए।